तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर है आपके लिए 7 कहानियां। उम्मीद है आपको ये डरावनी कहानियां जरूर पसंद आएंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कहानियां सुनाऊं, बस आप इतना सा काम कर दीजिए। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम प्रीत शेरावत है। मैं दिल्ली बवाना का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो मेरी बहन के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात 2018 की है। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी और वहीं मेरी बड़ी बहन कॉलेज में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मेरी दीदी अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद करती थी। उस वक्त उसकी उम्र करीबन 20 साल की रही होगी। उन दिनों गर्मियों का ही समय था और मेरी दीदी कॉलेज के बाद कोचिंग क्लास जाती थी, इसीलिए उन्हें हर रोज घर आने में लेट हो जाता था। लेकिन उस दिन जब वो घर आई तो काफी थकी हुई लग रही थी। तब जाकर माँ ने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो उसने जवाब दिया कि माँ आज मुझे बस नहीं मिलने के कारण बहुत परेशानी हो गई थी और तो और बस स्टैंड पर खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द होने लगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और अब मुझे नींद भी बहुत आ रही है। इतना कहकर मेरी दीदी सोने के लिए चली गई। इसके बाद जब वो सुबह उठी तो देखा कि वो कॉलेज जाने की हालत में नहीं लग रही थी। दीदी ने माँ से कहा कि आज मेरा शरीर भारी भारी सा लग रहा है और बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा। लेकिन उस वक्त माँ ने उनकी बातों को टाल दिया था, पर यह कोई नहीं जानता था कि ये एक ना दिखने वाली ताकत की आने की चेतावनी थी। इसके बाद धीरे धीरे मेरी बहन की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसके साथ अगर कुछ होता भी था तो वो किसी को बता ही नहीं पाती। शायद वो अनजान शक्ति उसे ये सब बताने से रोक रही थी। लेकिन एक दिन तो बिल्कुल हद ही हो गई जब मेरी बहन आधी रात को नींद में अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकालने लगी, जैसे कि रोने की। यकीन मानिएगा ये कोई नॉर्मल रोने की आवाज नहीं थी, वो बहुत डरावनी आवाज थी। अगर कोई इस आवाज को सुन ले तो वो वहीं डर के मारे कांपने लगे। मेरा तो यूं मानना है कि वो इंसान काफी दिनों तक तो उस इंसान के पास भी सोने से डरेगा। खैर ये सब होने के बाद मेरी माँ ने अगले ही दिन मेरी दीदी से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तेरा पैर रास्ते में किसी टोने टोटके पर तो नहीं पड़ा। तब जाकर दीदी ने बताया कि शायद उसने किसी एक छोटे से मटके को गलती से लात मारी थी, क्योंकि उस वक्त बस में चढ़ने के लिए जल्दबाजी में वो उनके पैरों के बीच में आ गया था। माँ ने दीदी की पूरी बात सुनी और वो तुरंत समझ गई कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद उसी समय मेरी माँ ने नानी जी को फोन लगाया और उनसे सारी बात शेयर की। नानी जी ने कहा कि तुम इसे किसी बाबा को दिखाओ। तब जाकर मेरी माँ एक बाबा से मिली और वो ठीक बाबा जी को घर लेकर आ गई। बाबा जी हमारे घर के अंदर दाखिल हुए भी नहीं थे कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो यहाँ की नहीं है बल्कि किसी और दुनिया की है। लेकिन वो अब यहाँ आ गया है और अब यहीं पर रहना चाहता है। इसके बाद बाबा जी सीधा घर के अंदर आए और हमसे कहा कि जो भी करना है जल्द करना होगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जाते जाते वो ये बोलकर चले गए कि इस लड़की को अकेला मत छोड़ना, हो सके तो ये जो मांगे इसे वो दे देना। इसके ठीक अगले दिन बाबा जी एक बार फिर से हमारे घर पर आए। उन्होंने मेरी बहन को ताबीज दिया और माँ से कहा कि इस ताबीज को इस लड़की के हाथ पर बांध दो और ठीक इसको तब तक मत उतारना जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। माँ ने बाबा की कही सारी बात को फॉलो किया था। लेकिन ठीक उसी रात मेरी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसको उसी वक्त अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वहां पहुंचने के बाद उसने माँ से कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर मेरी माँ के हाथ पैर फूल गए। उसने कहा कि माँ एक आदमी मुझे जबरदस्ती करके
यहाँ से ले जाना चाहता है। वो मुझे डराता रहता है, लेकिन मैंने उसे आज तक देखा ही नहीं। दोस्तों, माँ ये बात सुनकर बड़े अचंभे में पड़ गई थी कि आखिर करे तो करे क्या। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर भी अपना काम कर रहे थे। इसके 2 दिन बाद मेरी बहन की सारी मेडिकल जांच की रिपोर्ट सामने आ चुकी थी। रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल थी। इसी के कारण उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। हम सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और हम उसे घर भी ले आए। लेकिन उसी रात की बात है, उस समय रात के 11 बज रहे थे और वो सोई हुई थी। तो वो अचानक से उठी और अजीब सी भाषा में बात करने लगी। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कह क्या रही है, कि तभी उसने एकदम से ये कह दिया कि तुम लोगों को कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यकीन मानिए, जिस तरीके से उसने ये बात कही थी, मैं उस वक्त काफी ज्यादा डर गया था। मैं ठीक अपनी ही बहन से डरने लगा था। हम सोच में ही थे कि उसने दोबारा कहा कि मैं यहां से चली जाऊंगी, बस कुछ और दिन की बात है। इसके बाद वो चुपचाप सो गई। हमारे घर का माहौल एकदम बिखरा बिखरा सा हो गया था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी के चलते हमने ठीक अगले ही दिन एक और बाबा जी से बात की। तो उस बाबा जी ने कहा कि वो आत्मा जो आपकी बेटी के शरीर पर कब्जा किए है, वो कोई अनजान है, लेकिन अब वो आपकी बेटी से काफी आकर्षित हो गई है और उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। इतना कहकर बाबा जी ने हमें एक राय दिया जो मंत्रों से बंधी हुई थी। उन्होंने कहा कि इसे ले जाकर अपने पूरे घर में डाल देना और बस दुआ करो, क्योंकि वो शक्ति बहुत शक्तिशाली है। हमारे पास दुआ करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद मेरी माँ ने घर जाकर बाबा जी के बताए अनुसार ठीक वैसा ही किया, पर उससे भी मेरी बहन की हालत में कोई सुधार दिखने को नहीं मिला। दोस्तों, हमारे घर में रोज रोज के शोरगुल की वजह से पड़ोसी भी परेशान हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी डर लग रहा था। और डर लगे भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे माहौल को देखकर कोई भी डर सकता है। जब आसपास कभी हंसने की या तो कभी रोने की आवाज सुनाई देती है तो कोई भी इंसान डर सकता है। पर जल्द ही धीरे धीरे ये सब बंद हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब मेरी बहन की बहुत ज्यादा हालत खराब होने लगी थी। हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। हर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब उसने खाना भी बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं वो माँ से कहती रहती थी कि माँ, मुझे भूख लग रही है, पर वो शक्ति उसे खाने नहीं दे रही थी। उस समय मेरी बहन के अंदर मानो 2 पर्सनैलिटी आ गई थी। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अब हालात हाथ से बाहर होते जा रहे थे। और ठीक एक बात बाबा जी ने भी कही थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे दोस्तों, एक बात और है, पर आप उस बात पर यकीन करेंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। पर एक रात मेरे पिताजी को सपना आया था, जिसमें मेरे पिताजी ने मेरी बहन की मौत को बहुत करीब से महसूस किया था। उन दिनों मेरे पिताजी काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो सब मेरे पिताजी को ही दिखाई दिया। पर वो शक्ति मेरे पिताजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। दूसरी तरफ मेरी बहन अधमरी हो चुकी थी और उसे ऐसा देखते देखते 20 दिन हो चुके थे। फिर एक दिन अचानक मेरी बहन की मौत हो गई और ठीक इसके बाद हमारे घर में जो कुछ भी हुआ वो बुरे समय की शुरुआत थी। उन दिनों मेरी बहन की आत्मा मेरी माँ के अंदर आ गई थी और कहने लगी कि अभी मेरा इस दुनिया से जाने का समय नहीं आया। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं ये तो नहीं जानती कि मेरे साथ धोखा किसने किया है, पर मेरे मरने का समय अभी नहीं आया था। दोस्तों, ये सब बोलने के बाद मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। हमने तभी उनके हाथ पैर मसले और उनके मुंह पर पानी के छींटे भी मारे, जिससे कि वो होश में आ गई। होश में आने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है, वो तो काफी समय से बेहोश थी। दोस्तों, मैं तो आज भी नहीं कह सकता कि उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी मेरी बहन मेरी माँ के अंदर आती है और बार बार कहीं ना कहीं हमें अपने होने का एहसास दिलाती है। हालांकि वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, पर डर तो लगता ही है। दोस्तों, मेरी सिर्फ एक ही बहन थी और आज मैं अकेला हूं। मुझे नहीं पता था कि उस समय क्या हुआ था, क्योंकि मैं ज्यादा समझदार नहीं था। लेकिन जब आज मुझे मेरी माँ ने ये बातें बताई
कि उसके साथ जो भी हुआ था वो सब आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आप इस बारे में कुछ भी जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी प्रीत शेरावत की कहानी। दोस्तों, ये कहानी खौफनाक के साथ साथ काफी दर्दनाक भी है। हमारा मन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे बेहद दुख होता है जब किसी अच्छे खासे इंसान की मौत की वजह ये बन जाए जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि उन्होंने तो जवाब मांगा ही है। साथ ही मैं भी ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपको कुछ भी इस बारे में पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर सवाल का जवाब जरूर होता है। बाकी चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपना और अपने गांव का नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 2018 की है, जब मेरी दादी जी की मृत्यु हो गई थी। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि अगर किसी भी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन तक रात को भजन किया करते हैं। मेरे घर वाले मेरे ताऊजी के घर पर भजन के प्रोग्राम में गए थे और हम उन दिनों खेतों में रहते थे और ठीक मेरे ताऊजी गांव में रहते थे। तो मैं बिल्कुल अकेला अपने खेत के पास घर पर रुका हुआ था। उस समय मैं रात को अपने कमरे में टीवी पर मैच देख रहा था कि तभी एकदम से लाइट चली गई। गर्मी का समय था, तो गर्मी होने के कारण मैं अपने खाली खेत में घूमने चला गया और मैं फोन पर गाने सुनते हुए अपने खेत पे घूमता जा रहा था। घूमते घूमते मैंने देखा कि पश्चिम दिशा से आसमान में एक अंगारा सा घूमता हुआ मेरी तरफ आया। मैं कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही वो मेरे सामने से आकर एकदम से गायब हो गया। मैं तुरंत समझ चुका था कि ये छलावा ही है। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और फिर से टीवी देखने लगा। शुक्र था उस वक्त लाइट दोबारा आ गई थी। इसके बाद बाहर से किसी ने दरवाजे को खटखटाया और मेरे पापा की आवाज में कहने लगा कि बेटा दरवाजा खोलो, मैं आ चुका हूं। लेकिन दोस्तों, मैंने दरवाजा नहीं खोला और ना ही उसकी बातों का कोई जवाब दिया। मैंने चुपचाप अपने पिताजी को फोन किया तो ठीक उन्होंने सारी बात बता दी थी। इसके थोड़ी देर बाद मेरे पापा अपनी बाइक से वापस घर आ गए और फिर मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई। और तो और उस दिन के बाद से मेरे घर वालों ने मुझे कभी अकेला भी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये थी एक अनजान नाम और शख्स की कहानी। हालांकि नाम बताना या ना बताना ये तो हर इंसान की अपनी इच्छा है, पर मेरा काम कहानी सुनाना है, जो कि मैं आराम से करता रहता हूं। इसीलिए चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अदिति है और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ वो मेरे दोस्त के साथ घटी सच्ची घटना है। मेरा दोस्त, जिसका नाम शैलेश है, वो अपने गांव यूपी जौनपुर गया था। उस वक्त वो 12th कक्षा में पढ़ता था। तो ठीक वो गांव में किसी की शादी में गया हुआ था कि तभी उसे ये पता चला कि उसके किसी रिश्तेदारी में किसी बच्चे की जन्म लेते ही मौत हो गई थी। तो ठीक उसी रात शैलेश अपने कुछ गांव वालों और रिश्तेदारों के साथ जंगल की तरफ शमशान में चला गया था। उस वक्त उस बच्चे को दफनाने की तैयारियां चल रही थी और जब सब कुछ करके वो वहां से निकलने वाले थे कि तभी शैलेश को जोरों से वॉशरूम लगी और वो चुपचाप वहीं आसपास झाड़ियों के बीच में चला गया। कुछ समय बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। सब के सब वहां से निकल चुके थे। शैलेश घबरा गया था कि अब क्या करूं, क्योंकि उसे घर का रास्ता मालूम ही नहीं था। पर वो चुपचाप वहां से जल्दी जल्दी निकलने लगा कि तभी उसे ऐसा लगने लगा कि उसके पीछे कोई है। उस वक्त वो काफी डर गया था। इसी चक्कर में वो वहां से भागने लगा कि तभी उसका पैर किसी की कब्र पर पड़ गया और वहां पर पैर लगने की वजह से शैलेश एक पल को तो गिर भी गया था। लेकिन शैलेश दोबारा उठा और डरता हुआ फिर से भागने लगा। गिरने की वजह से उसको चोटें भी लग गई थी, लेकिन अंधेरा काफी था और उसे रास्ता भी नहीं मालूम था। इसीलिए वो बस बेसुध होकर भागते जा रहा था। उस वक्त शैलेश की किस्मत अच्छी थी कि उसको एक घर नजर आया। शैलेश तुरंत वहां पर पहुंचा
वहां पहुंचकर उन लोगों ने उसकी मदद की। उसके माता पिता को फोन लगाया, जिसके बाद उसके पिताजी वहां आकर उसे घर ले गए। घर पहुंचने के बाद अगली सुबह जब शैलेश उठा तो उसकी नजर उसके शरीर पर पड़े नाखून के निशानों पर पड़ी। ये देखकर वो काफी हैरान हो गया था। तभी उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। तब जाकर उसके घर वालों ने किसी बाबा को अपने घर पर बुलाया। तो बाबा जी के देखने के बाद थोड़े दिन तक उसकी तबीयत ठीक रही। एक दिन की बात है, वो अपने घर के आंगन में बैठकर आराम से खाना खा रहा था कि तभी उसकी कजिन बेहोश हो गई। शैलेश अपना खाना छोड़कर तुरंत उसको उठाने के लिए गया तो अचानक उसकी बहन ने उसका गला पकड़ लिया और उससे कहने लगी कि उस दिन तो तू बच गया, लेकिन अब तुम मुझसे कैसे बचोगे। वो तो शुक्र था कि उस वक्त शैलेश घर में था। शैलेश चिल्लाया और घर वालों ने तुरंत उसे छुड़वा दिया और ठीक उसी बाबा को फिर से बुलाया। इस बार बाबा जी ने बताया कि ये आपका बेटा वहां शमशान से अपने साथ कोई ऐसी चीज लेकर आया है जिसकी वजह से वो इसके पीछे पड़ गई है। बाबा जी ने शैलेश से कहा कि तुम ठीक से याद करने की कोशिश करो कि उस दिन वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। शैलेश काफी देर तक सोचता रहा। इसके बाद उसने एकदम से कहा कि जब वो वहां से भाग रहा था तब उसका पैर किसी की कब्र पर पड़ा था और ठीक उस कब्र के आसपास जहां पर वो गिर गया था वहां उसके पैरों पर एक ताबीज के धागे जैसा दिखने वाला कुछ धागा पड़ा था जो कि उसकी जीन्स पर चिपक गया था। हड़बड़ाहट में वो उसे लेकर अपने साथ घर आ गया। शैलेश ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी बहन चिल्लाने लगी और कहने लगी कि उस धागे को मेरी कब्र पर वापस रख के आओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे साथ और कोई नहीं आना चाहिए, तुम बिल्कुल अकेले आओगे। शैलेश ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था। उसने अपने घर वालों से कहा कि मैं उस जगह पर अकेले नहीं जाना चाहता। घर वाले उसकी बात समझ चुके थे क्योंकि अब तक घर पे होने के बावजूद उसके साथ इतना हादसा हो चुका था, तो अकेले छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए शैलेश के साथ उस रात उसके घर वाले भी गए और वहां पहुंचकर वो उससे थोड़ी दूर खड़े हो गए। इसके बाद शैलेश ने वहां पहुंचकर उस धागे को उसी जगह पर रखा और हाथ जोड़कर माफी मांगी। तब जाकर ही कहीं सब कुछ शांत हुआ। शैलेश को अब काफी हल्कापन महसूस हो रहा था। एक अनजाने में हुई गलती की शायद आज उसे माफी मिल गई थी, लेकिन जो डर और दर्द उसने झेला वो बस वही समझ सकता है। इसी के साथ शैलेश अपने माता पिता के साथ वापस घर आ गया और ठीक इसके अगले दिन ही उन्होंने घर पर एक हवन भी करवाया। तब जाकर सब कुछ ठीक हुआ। दोस्तों, आज इस बात को 6 साल बीत गए हैं, लेकिन शैलेश इस बात को आज भी याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें इतना सीखने को मिलता है कि अगर आप अपनी परेशानी को अपने माँ बाप से शेयर करें तो यकीनन हल जरूर निकलेगा, क्योंकि हमारे माँ बाप ही हमारे लिए भगवान समान है। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते, बल्कि हमारी सहायता के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। बाकी चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम निशान चौधरी है। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ ही घटी एक सच्ची घटना है। वैसे हो सकता है कि ये कहानी आपको ज्यादा डरावनी ना लगे, पर वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल बात दिसंबर की है। आप सभी तो जानते ही हैं कि दिसंबर का महीना कितना ज्यादा ठंडा होता है। मैं अपने कमरे में आराम से सो रहा था। मेरे परिवार में माता पिता और मैं, बस हम 3 ही लोग रहते हैं। एक दिन मेरे पिताजी देर रात घर लौटने वाले थे, क्योंकि उन्हें अपने किसी दोस्त के घर उसकी बर्थडे पार्टी में जाना था। उस रात मेरे पिताजी रात के 1 बजे घर आए और दरवाजा खटखटाने लगे। जब माँ ने दरवाजा खोला तो वो बहुत डर गई थी, क्योंकि पिताजी के कपड़े खून से लाल हो रखे थे। फिर ये देखने के बाद माँ ने पिताजी से पूछा कि आपका किसी से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर घर आते वक्त एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, बताइए क्या हुआ। पर दोस्तों, इनमें से कोई भी बात नहीं थी। पिताजी ने कहा कि जब वो घर को आ रहे थे तो रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो रखा था। कोई बस वाला एक आदमी को मारकर भाग गया था, तो मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया
और उसे अस्पताल लेकर गया। पर दुख की बात यह निकली कि उस इंसान की रास्ते में ही मौत हो गई। पिताजी के इतना कहने के बाद माँ को राहत मिल गई थी कि चलो पिताजी ठीक ठाक हैं। दूसरी तरफ मैं ये सारी बातें अपने कमरे से सुन रहा था। थोड़ी देर बाद माता पिता भी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन मेरी नींद तो पापा की बातें सुनकर ही उड़ चुकी थी। मैं लेटे लेटे ही वो सब कुछ सोच रहा था और साथ ही सोने की कोशिश भी कर रहा था। कुछ देर बाद मैं सो गया। फिर करीबन रात के 3 बजे अचानक मेरी आंखें खुली। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई और इधर उधर देखा, पर कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे किसी न किसी के होने का एहसास हो रहा था। जब मैं दोबारा सोने के लिए लेटा तो मेरी नजर मेरे बेड के सामने लगे हुए शीशे पर पड़ी। उसमें एक आदमी की शक्ल दिखाई दे रही थी जो पूरी तरह से खून में भीगा हुआ था और वो मुझे ही घूरते जा रहा था। मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो उस शीशे से निकलकर मेरी तरफ आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि आज तो मेरी मौत तय है, मैं नहीं बचूंगा। लेकिन मैं भगवान जी पर खुद से ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं तुरंत ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा को सुनकर वो जो कोई भी था वो वहां से अचानक गायब हो गया। मैं तभी वहां से उठा और माता पिता के पास उनके कमरे में चला गया। उनके पास जाकर मैंने उन्हें सारी बातें बता दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को एक डरावना सपना कहकर टाल दिया। मैंने जैसे तैसे वो रात तो निकाल दी, लेकिन अगले दिन घर के पास ही एक मंदिर है। मैं घर वालों को लेकर वहां पर गया और वहां जाकर पुजारी जी से एक पवित्र धागा मांगा और उसे अपने हाथ में बांध लिया। देखते ही देखते रात भी हो चुकी थी, पर नींद तो मेरी आंखों से बहुत दूर थी। मैं अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा और खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें लग गई और ठीक मैं सो भी चुका था। लेकिन उस रात मेरी आंखें करीबन 3 बजे खुल गई थी। मेरे तो डर के मारे पसीने छूट रहे थे। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उसी तरफ शीशे पर देखा। उस रात मुझे शीशे पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। तब कहीं जाकर मैंने चैन की सांस ली और सोने के लिए लेट गया। डर के मारे मैंने उस रात अपने कमरे की लाइट भी बंद नहीं की थी। लेकिन लेटने के बाद जब मेरी नजर ऊपर छत की तरफ पड़ी तो वो देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि वो जो कुछ भी था वो ऊपर छत पर चिपका हुआ था। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो छत से नीचे आ गया और अपने खून से रंगे हाथों को मेरी तरफ मुझे पकड़ने के लिए बढ़ा। और ठीक जब वो मुझे पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ अपने आप पीछे हो गए, जैसे उसे किसी ने पीछे धकेल दिया हो। लेकिन फिर भी वो मेरी ओर बढ़ा, पर किसी वजह से वो मेरे पास नहीं आ पा रहा था। उसने काफी कोशिशें की पर वो नाकामयाब रहा। दूसरी तरफ मेरा डर के मारे बुरा हाल था। तब जाकर उसने मुझसे कहा कि अगर तेरे हाथ में ये धागा नहीं होता तो मैं तुझे आज ही मार डालता। इतना कहने के बाद वो वहां से गायब हो गया। मैंने इसके तुरंत बाद ही भगवान जी का ध्यान किया तो मेरी खिड़की से एक रोशनी अंदर आई और वो रोशनी एक इंसान का रूप लेने लगी। उस रूप ने कहा कि तुम जो भी हो, तुम इसके पास आज के बाद कभी नहीं आओगे। मैं तुम्हें इसके पास आने ही नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। इतना कहने के बाद उसने कुछ मंत्र पढ़े और वो जो कोई भी था उसे वहां पर बुलाकर अपने साथ लेकर हवा में कहीं गायब हो गया। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब जो कुछ भी हो रहा था वो मेरा सच था या मेरा सपना। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं सो गया। वैसे ये बात चौंका देने वाली थी कि कुछ देर पहले तक मेरी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन अगले दिन जब मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा कि घर पर कुछ पुलिस वाले आए हुए थे और वो उसी एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तब मुझे पता चला कि वो बस ड्राइवर जिसने उस आदमी को मार दिया था, वो एक्सीडेंट के बाद जेल जाने के डर के कारण उसने अपने घर जाकर सुसाइड कर लिया था। जब मैंने उसकी फोटो देखी तो मैं हैरान हो गया था, क्योंकि वो जो आत्मा मुझे मारना चाहती थी वो और कोई नहीं बल्कि इसी इंसान की आत्मा थी और मुझे बचाने वाला दूसरा और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसका एक्सीडेंट उस ड्राइवर ने किया था, ठीक जिसकी जान बचाने की कोशिश मेरे पिताजी ने की थी। शायद मेरे पिताजी ने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी और उस एक्सीडेंट के बारे में
पुलिस को भी मेरे पिताजी ने ही बताया था। हो सकता है इसी बात का बदला लेने के लिए वो हमारे घर पर आया था। मेरे माता पिता के कमरे में माँ दुर्गा का मंदिर बना हुआ है और पिताजी हमेशा ही हनुमान जी का लॉकेट पहनते हैं। इसी वजह से शायद वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और ठीक मेरे पीछे पड़ गया था। लेकिन दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि मेरे पिताजी का अच्छा करने की वजह से ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही मेरी जान बच पाई है। बाकी आपको जो भी लगे वो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये कहानी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम चलते हैं अपनी 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, आपको मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन जो घटना है वो बिल्कुल सच्ची है, जो कि ठीक मेरे साथ ही घटी है। ये बात 2018 की है। तब मेरी उम्र 11 साल की थी। लेकिन आज भी मुझे ये बात अच्छे से याद है, क्योंकि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक और खौफनाक दिन था। हम लोग गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए मामा जी के घर गए हुए थे। और सच कहूं तो ये गर्मियों की छुट्टियां मेरे लिए गुड लक से कम नहीं थी। मेरे बचपन की यादें सबसे ज्यादा मामा जी के घर की है। इस बार भी हर साल की तरह हम लोग जब अपने मामा जी के घर पहुंचे तो वहां पहुंचकर हमने आराम किया। इसके बाद मेरे वहां कुछ दोस्त भी थे। मैं उनके साथ खेलने के लिए चला गया। जब हमारा खेल खत्म हुआ तो मुझे मेरे दोस्तों से पता चला कि दूसरे गांव में मेला लगा है और आज मेले का आखिरी दिन है। तो हम सभी ने वहां जाने का प्लान बना लिया। फिर मैंने घर जाकर अपने पिताजी से पूछना चाहा तो उन्होंने एक झटके में ही मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं काफी जिद कर रहा हूं तो उन्होंने कह ही दिया कि ज्यादा समय तक मत घूमना और समय पर घर आ जाना। दोस्तों, इसके बाद मैं और मेरे बाकी दोस्त मेले के लिए निकल पड़े। वहां हम सब ने काफी मजे भी किए। जब हम सब अपने अपने घर को लौट रहे थे तो अचानक आधे रास्ते में ही हमारी बाइक बंद हो गई। हम लोग बस 15 मिनट की दूरी पर ही होंगे। काफी कोशिशों के बाद जैसे तैसे हमने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। इसके बाद कुछ ही दूर गए होंगे और वहां पर जो हमने देखा उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हमने देखा कि वहां पर कोई चीज जल रही थी। फिर जब हम उस आग के पास गए तो हमने देखा कि एक औरत जो देखने में बड़ी लंबी थी, उसका पूरा शरीर आग में झुलस रहा था और वो औरत अपने गोद में बच्चे को सुला रही थी। ये देखकर हम सब काफी ज्यादा डर गए थे। डर के कारण मेरे मुंह से तो आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेरे काफी हिम्मत करने के बाद अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या चीज है। तब वो औरत अचानक से हमें देखकर जोर जोर से हंसने लगी और हमारी तरफ ही आने लगी। उस औरत को हमारी ओर आता देख हम सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। उस वक्त हम बहुत ज्यादा डर गए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो आज हमारी आखिरी रात हो। मेरे दोस्त ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और फुल स्पीड में बाइक चलाने लगा और हम ठीक उस औरत के सामने से निकल गए। इसके बाद किसी तरह हम घर पहुंच गए और ठीक हमारे घर पहुंचते ही हमारे घर वालों ने हमें देखकर अंदाजा लगा लिया था कि इनके साथ कुछ तो हुआ है। हालांकि हमने घर पर सब कुछ बता दिया था। फिर इसके अगले दिन मेरे नाना जी ने बताया कि करीबन 1 महीने पहले की बात है। गांव में एक औरत थी जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसके ससुराल वाले उसे काफी तंग किया करते थे। ऐसे ही एक दिन हमें पता चला कि वो औरत गर्भवती हो चुकी है। तो उसके ससुराल वालों ने प्रॉपर्टी के लालच में आने की वजह से उस औरत के साथ काफी मारपीट की और उस पर काफी जुल्म किए। इतना सब कुछ सहन ना कर पाने के बाद उस औरत ने एक दिन खुदकुशी कर ली और उस वक्त वो गर्भवती हालत में थी। कहा जाता है कि अगर ऐसी हालत में कोई महिला मर जाती है तो वो मरने के बाद बहुत ही भयानक बुरी प्रेत बनकर वापस लौटती है और उसके सामने जो कोई भी आएगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी तरह हम वहां से सही सलामत घर आ पहुंचे। इस बात को सालों बीत गए हैं, लेकिन आज मेरे जिंदा होने की वजह से ये कहानी मैं आपको सुना पा रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी एक अनजान शख्स की कहानी जिन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हर इंसान की अपनी मर्जी होती है, लेकिन मेरा काम आपको सिर्फ कहानियां सुनाना है। आखिरकार नाम में क्या रखा है, बस कहानी सच्ची होनी चाहिए। तो ठीक इसी तरह चलते हैं अपनी
छठी कहानी की तरह। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये बात गर्मी के दिनों की है। एक दिन मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक लाइट चली गई। तो जाहिर सी बात है, काफी अंधेरा हो गया था और मुझे वॉशरूम भी जाना था, जो कि ठीक घर के पीछे खुले में था। बाहर काफी अंधेरा था। मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की बंद थी, लेकिन मुझे किसी बुरी चीज का अभाव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा मेरे शरीर में प्रवेश कर गई हो। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सोचते सोचते मेरा सिर बहुत भारी सा होने लगा और अचानक मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं शायद बेहोश हो गया था, लेकिन जब मैं उठा तो मैं दौड़कर सीधा अपने पिताजी के कमरे में गया। वहां जाकर मैंने उन्हें कहा कि बाहर वॉशरूम के पास कोई है। पिताजी ने टॉर्च लिया और हम वॉशरूम के पास चले गए, लेकिन सच कहूं तो वहां पर कोई भी नहीं था। तब कहीं मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद ये कोई मेरा भ्रम था, लेकिन मेरा दिमाग इसे भ्रम मानने को तैयार नहीं था। फिर हम सब अपने कमरे में वापस लौट आए। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैं कॉलेज में पहुंचा तो मेरे टीचर ने मेरा रोल नंबर लेके चिल्लाया। उन्होंने 2-3 बार मेरा नाम भी लिया, लेकिन उनकी आवाज पर मेरा ध्यान नहीं था। और जब मेरे दोस्त ने मुझे हिलाया तब मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं नींद से जाग गया हूं। सच कहूं तो उस रात जो मैंने महसूस किया था वो मैं आप सभी को बता दूं। ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग में चक्कर सा आ रहा है। दिमाग पर बहुत जोर पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिमाग की नसों को खींच रहा हो, और डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। इसीलिए मेरे दिमाग में कई सवाल थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन शाम को मेरे पिताजी एक बाबा जी के पास गए। वो मेरी समस्या के बारे में बात कर रहे थे। तो बाबा जी एक ऐसा उपाय बता रहे थे जो कि अंधविश्वास से भरा था। मैं उस उपाय के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं था। इसीलिए मैंने अपनी समस्या का समाधान खुद करने का फैसला किया। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद मैंने ये पता लगाने का फैसला किया कि आखिर मेरे साथ क्या गलत हुआ है। मैंने अपना खाना खाया और अकेले पार्क में चला गया। उस पार्क में कोई भी नहीं था क्योंकि रात का समय था। मैं वहां पर 5 मिनट रुका। फिर मैंने पार्क में शोर सुना तो मैं डर गया, लेकिन फिर भी मैंने काफी देर तक वहीं खड़ा रहने की कोशिश करता रहा, पर मैं ज्यादा देर तक वहां खड़ा नहीं रह सका। मैं वहां से भागकर घर आ गया और अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन वो आखिरी पल था जब मैंने अपने माता पिता से ये कहा था कि मुझे डर लग रहा है। मैं हर रात अकेले उस पार्क में जाता रहा क्योंकि मैं सच जानना चाहता था कि ये कोई भी सोच सकता है कि ये कोई भूत है जो मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। मैं स्पष्टीकरण करना चाहता था क्योंकि मेरी सोच वैज्ञानिक थी और यही मेरी जांच थी। मैं एक जासूस की तरह काम कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि मेरे साथ हाल ही में जो हुआ है वो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ अतीत में क्या हुआ था। बस एक इसी सवाल का जवाब मैं लगातार ढूंढ रहा था। इसीलिए मैं 7 दिनों तक सच की खोज करता रहा और धीरे धीरे मैं सच्चाई के करीब जा रहा था। हर रात मैंने उस नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया जो मेरे अंदर सिर्फ डर का कारण बनी थी। ये सब भूत प्रेतों की कहानियों के कारण था जो मैंने अपने दोस्तों से सुनी थी। ठीक उसी डर के कारण मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो गई थी। मेरे दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत दूर से भी आवाज सुन पा रहा था। हर आवाज ने मेरे दिमाग के अंदर एक डर पैदा कर दिया था। पर मेरे लिए अच्छी खबर ये थी कि मेरा डर और नकारात्मक ऊर्जा की तीव्रता दिन ब दिन कम होती जा रही थी। 7वें दिन में दोपहर के समय अपने अध्ययन कक्ष में विश्राम कर रहा था। अचानक से मेरा शरीर जाम हो गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, केवल आंखें काम कर रही थी। सच कहूं तो मैं डर गया था क्योंकि ये सब एकदम से मेरे साथ पहली बार हुआ था। मुझे लग रहा था मेरा शरीर हिल रहा है, पर ऐसा नहीं था। मैं करीबन 30 सेकंड के लिए हिल तक नहीं पाया और इसके बाद जब मैं उठा और मैंने भूतों के बारे में सोचा, मैंने बेकार चेहरों की कल्पना करने की कोशिश की, तब जाकर कहीं 10 सेकंड के लिए मेरा शरीर फिर से जाम हो गया।
इस बार मुझे अच्छा लग रहा था। सच कहूं तो ये बात 2005 की है और अब 2021 आ चुका है। इस घटना के बाद मैंने खुद को कई बार डराने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे अंदर का डर कहीं चला गया हो। वैसे मैं भूतों से डरता नहीं हूं, इसीलिए मैं अपने डर पर विजय पाने में कामयाब रहा। आपका विश्वास और आपके मन की शक्ति आपकी जान ले सकती है। ये बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आप अपने दिमाग को काबू में रखते हैं तो आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर आपका दिमाग आपको नियंत्रित करे तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। इस कहानी के माध्यम से मेरा सीधा सीधा मतलब यही है कि आप जितनी गलत फहमियां पालेंगे आप उतना ही उसके अंदर डूबते चले जाएंगे। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि खुद को मजबूत रखिए, सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। तो दोस्तों, देखा आपने, सच कहूं तो आपको ये कहानी लगभग कुछ समझ नहीं आई होगी, पर मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूं। उनका ये मानना है कि उन्होंने गलत सोच लिया था, इसीलिए उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई भूत होगा। बस वो यही कहना चाहते हैं कि अगर मैं नॉर्मल हवा भी महसूस करता या मैं उस बारे में सोचता ही नहीं तो शायद मैं इतनी लंबी कहानी ही नहीं बताता। हालांकि उनकी एक बात अच्छी लगी कि आपको अपने अंदर का डर खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही सबसे बड़ी वजह बनता है आपको बीमार और बहुत ज्यादा बीमार बनाने के लिए। बाकी चलते हैं हमारी आज की 7वीं और आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अबू शाहीन है। मैं आसाम का रहने वाला हूं। मैं आपका एक नया सब्सक्राइबर हूं और आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरे कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। वहां सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद मेरी जिंदगी मानो रुक सी गई। दरअसल एक दिन रात को मैं लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस वक्त रात के 7 बज रहे थे और यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं था। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। सिर्फ मेरा ही कुछ एक्सपेरिमेंट करना बाकी था, जिसकी वजह से मैं रुका हुआ था, क्योंकि अगले दिन सर को प्रैक्टिकल करके दिखाना था। इसलिए मैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड गेट पर खड़े थे। बस हम 3 लोग ही थे, लेकिन मैं लैब में अकेला था। तभी अचानक से हुआ ये कि लैब की खिड़की जो कि बंद थी वो जोर की हवा के साथ खुल गई और मेरे सामने टेबल पर कुछ गिलास रखे थे, वो नीचे गिरकर टूट गए। उन्हीं में से कुछ धुआं सा निकला। मुझे लगा गिलास में केमिकल था, शायद इसीलिए ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि जब मेरी नजर खिड़की के बाहर पड़ी और जो मैंने देखा वो देखकर मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने देखा कि एक साया जो बिना सर वाला था वो ठीक हवा में लटकी हुई थी और मुझे देखकर हंस रही थी। यकीन मानिए, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरे पैर तो जैसे जम ही गए थे। फिर मैं जैसे तैसे जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से गेट की तरफ भागा। मेरी हालत देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। बस उन्हें यह कहा जल्दी से घर छोड़ दो। इसके बाद एक सिक्योरिटी वाले ने अपनी गाड़ी से मुझे घर तक छोड़ा। मैं घर आते ही सीधा अपने कमरे में गया और चुपचाप सो गया, लेकिन नींद मुझे नहीं आ रही थी। काफी कोशिशों के बाद जब मुझे नींद नहीं आई तो मुझे रात भर डरावने सपने आते रहे और ठीक जब सुबह हुई तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये सब देखकर मेरे घर वाले मुझे एक बाबा के पास ले गए। बाबा जी ने मुझे देखा तो वो समझ गए कि आखिरकार मामला क्या है। बाबा ने मेरे घर वालों को बताया कि इसके साथ एक बिना सिर वाली चुड़ैल आ गई है और वो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इस चुड़ैल को काबू में किया जा सकता है। इसके बाद बाबा जी ने झाड़ फूंक किया और कई मंत्र पढ़े और उस चुड़ैल को मेरे ऊपर से हटा दिया था। ठीक मेरे घर वालों ने उस बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझे वापस घर लेकर आ गए। लेकिन सच कहूं तो इन सब के बावजूद भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और मैंने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी थी। हर वक्त अकेला सा महसूस करता था। मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मैं हर वक्त गुमसुम सा रहने लगा था। काश
मेरी ये हालत कभी ठीक हो पाएगी? बहुत सोचने के बाद मैं ये कहानी आप सभी को बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब कमेंट में मेरे लिए दुआ जरूर करना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको कहानियां जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका हमेशा इंतजार करता हूं। तो देर किस बात की, शुरू हो जाइए। मैं भी चलता हूं। खुश रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।